Welcome, champs, to today's live session. And I'm excited to introduce our special guest, Neeraj Sharma, who is the expert in IT sector. So today, Neeraj sir will be sharing his knowledge on the topic of data science, and he will also be going over some practical examples and exercises to help you better understand the concept. So sit back, relax, and enjoy the session. Thank you for joining us, and we are looking forward to hear from the Neeraj sir on the topic of function for data science. Hi, sir. Yeah, hello. Good morning, all. So my name is Neeraj Sharma. First of all, thank you, Ankit, for the introduction. So I'll also want to give a little introduction about myself also. So I'm Neeraj Sharma. My name is Neeraj Sharma, and I'm working in IT field from last 10 years. So I've started using computers. मैंने शुरू किया था in the year 2000. It's been more than 20 years since I'm using the computers. द फर्स्ट कंप्यूटर जो मैंने यूज किया था उसमें पेंटियम के प्रोसेसर, अगर आप लोगों को पता होंगे तो पेंटियम के प्रोसेसर चलते थे। तो आई स्टार्टेड विद पेंटियम P2। इंटेल का एक प्रोसेसर आता था। नाउ द टेक्नोलॉजी हैव चेंज्ड। आई हैव सीन द टेक्नोलॉजी फ्रॉम गोइंग, इट वाज वेरी रूडिमेंटरी टेक्नोलॉजी, आई विल से। इवन नाउ यू कैन अभी इंटरनेट पे आप खोलते हैं, 5G की स्पीड आ रही है। वी यूज टू वेट फॉर 5 मिनट्स फॉर जस्ट गूगल टू शो दैट टेक्स्ट। स्मॉल टेक्स्ट बार जो गूगल का प्रोडक्ट है, उसको देखने के लिए 5 मिनट लगते थे। तो द टेक्नोलॉजी हैव बहुत चेंज आए हैं टेक्नोलॉजी में फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स में। बहुत ज़्यादा ही ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। बट फ्रॉम लास्ट 90s टू, अगर हम आज की बात देखें, अगर 1990s में, तो देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस। इस चेंज के दौरान एक बज़वर्ड जो अभी हम सब सुनते हैं, दैट इज डेटा साइंस। सो अंकित और मैं एक दिन हम बात कर रहे थे ऐसे डेटा साइंस के ऊपर, देन वी थॉट ऑफ बट वी हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस। बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे डेटा साइंस के बारे में। आप जितना देखोगे उतना कंफ्यूज होगे, दैट इज वन श्योर रियलिटी। इवन आई वॉच देम, बट आई ऑलवेज सी हाउ पैथेटिक द कंटेंट इज। समटाइम्स इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, अनएबल टू अंडरस्टैंड। सो आज यही हम अंकित के साथ हम बात कर रहे थे, तो वी थॉट ऑफ कमिंग अप विद दिस वेबिनार। विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन वेरी बेसिक लैंग्वेज। बहुत ही आसान भाषा में मैं कोशिश करूंगा अगर आपको समझा पाऊं कि डेटा साइंस होता क्या है, डेटा साइंस के यूजेस क्या हैं, डेटा साइंस को कैसे आप अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या आप जो अपना सिंपल, अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आप उस पर भी कुछ कुछ एक्सरसाइज करके आप डेटा साइंस के बारे में समझ सकते हैं। यही हमारा इसका पर्पस है। इस पूरे सेशन का एक मैं ओवरव्यू आपको बता देता हूं। तो विल स्टार्ट विद अबाउट इंट्रोडक्शन टू द डेटा साइंस। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, डेटा साइंस है क्या, क्या उसके यूज केसेस हैं। फिर उसके बाद हम एक टूल है, उसके कुछ हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को हम देखेंगे। आई विल शो यू फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डेटा साइंस, फ्यू फंक्शंस। आई मोर अबाउट फंक्शंस और डेटा साइंस के बारे में। और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। So that is our premium section and the last section of this webinar that will be. So having said that, with this, let us. So first, I'll present you a presentation. छोटे से एक 3 slides की presentation रहेगी, which I'll be presenting. I hope my screen is visible and audio is audible. सो डेटा साइंस के बारे में आप सभी को सिर्फ दो ही चीजें हैं जो डेटा साइंस के बारे में आपको आनी चाहिए। एक तो है डेटा और दूसरी है साइंस। इट इज एज सिंपल एज दैट इन माय वर्ड्स। सो वन इज डेटा एंड वन इज साइंस। बट व्हाट एग्जैक्टली इज डेटा साइंस? सो डेटा साइंस, अगर मैं सबसे आसान भाषा में आपसे बोलूं, एवरीथिंग दैट यू सी, दैट यू फील, दैट यू टॉक अबाउट, आप इसके बारे में बातें करते हैं, देखते हैं, घर में, बाहर, मार्केट में, बाजार में, आकाश में, कोई भी चीज जिसको आप देखते हैं और आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, दैट इज सिंपल भाषा में हम उसको बोलते हैं डेटा। सो डेटा इज ऑल अबाउट एनीथिंग दैट यू सी, फील, कैलकुलेट एंड राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, as simple as that. So that is data. So let us move to the next slide. Now एक एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। सपोज सपोज कीजिए आप मार्केट में गए, आप किसी मार्केट प्लेस में गए,
सो वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, राइट। कोई उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट को मेंटेन करता है कि इस शॉप के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। दैट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज अ डेटा इन इटसेल्फ। नाउ फर्दर अगर प्रोडक्ट है तो उसका कोई रेट भी होगा जिससे आप उसको खरीदेंगे। उस रेट को, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के क्या प्राइसेस हैं, उसकी भी एक लिस्ट मेंटेन होती है कहीं पे। दैट इज आल्सो डेटा। आप जब उसे लेके आते हैं, सपोज करो नीरज शर्मा एक स्टोर के अंदर गए और मैंने 10 प्रोडक्ट्स परचेज किए। अब उसके पास 100 प्रोडक्ट्स थे, बट उसमें से कौन से वो 10 हैं जो नीरज शर्मा ने खरीदे। सो दैट इज अगेन अ डेटा। वो लिस्ट भी एक डेटा ही कहलाएगी। आप जब उसको परचेज कर लेते हैं तो उसका एक बिल जनरेट होता है। तो अगर आप बिल्स की बात करें किसी मार्केट स्टोर के, लिस्ट ऑफ बिल्स इज आल्सो a डेटा इन इटसेल्फ। ये तो हो गया एक मार्केट का एग्जांपल। इन आवर होम आल्सो, सपोज आप रात में हम ऊपर देख रहे हैं, आसमान में देख रहे हैं, हम हमारे पास कितने सारे स्टार्स दिख रहे हैं, ठीक है। दैट स्टार्स, नंबर ऑफ स्टार इज आल्सो अ डेटा इन इटसेल्फ। अगर आप उसमें थोड़ा और ज्यादा डीप डाइव करेंगे तो उसका डिस्टेंस है हर जगह का, हर स्टार का एक डिस्टेंस है हमसे। अगर उस डिस्टेंस की बात करें तो दैट इज आल्सो डेटा। सो ओवरऑल डेटा, डेटा मींस डेटा इज एवरीथिंग दैट यू, जो आप देख रहे हैं, आप नोट डाउन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डेटा। सो ओवरऑल यू आर फुल्ली सराउंडेड बाय डेटा। ऐसा कोई भी चीज नहीं है, आपका रूम हो, बाहर हो, घर हो, आप ड्राइव कर रहे हैं, everything is about data. Everything which you can see, feel and note down, that in layman terms we call a data. Now how many types of data are there? So data कुछ भी है, जो भी हम बातें करें, that is also data. So basically data science field के अंदर, बिकॉज अभी हम इतने हैफहजर्ड वे में इसको नहीं समझेंगे या कोई हम इससे कुछ आउटकम नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए दो क्लासिफिकेशंस किए गए हैं बेसिकली डेटा के। सो वन इज स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड वन इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब जो एक प्रॉपर फॉर्मेट में है, एक टेबुलर फॉर्म में। बेसिक भाषा में बताता हूं, अगर आप किसी भी डेटा को टेबल के फॉर्म में डाल सकते हैं उसको हम स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलेंगे। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब जिसका कोई ऑर्डर नहीं है। सपोज करो आपने बहुत सारे, आपके पास लेटर्स हैं, लेटर्स के अंदर बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट लिखा हुआ है, तो सब कुछ अगर अलग अलग ही है, स्टिल इट इज अ डेटा, बट दैट विल बी कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इसके बजाय अगर सपोज करो आप एक टेबल देखते हैं जिसमें एक स्टोर के पूरे प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, उनके उनके अगेंस्ट उनकी कॉस्ट लिखी हुई है, उसको हम स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। ओके, नाउ अभी मैंने दो जरूरी चीजें बताई थी, वन इज डेटा एंड अनदर वन इज साइंस। तो डेटा भी हमने देखा, एनी इंफॉर्मेशन, एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस वर्ल्ड इज अ डेटा इन इटसेल्फ। Now we'll come to the science part of it. So what exactly is the science? अभी साइंस हम पढ़ते हैं, तो ये वो साइंस नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, दैट इज आल्सो साइंस, बट साइंस का यहाँ पे मीनिंग ये है कि आप, साइंस इज बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, तो आपके पास डेटा आ गया है, अब उस डेटा के ऊपर अगर आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे डेटा साइंस। So you have one piece of information that is data, and on the top of it you are calculating. आप कुछ फंक्शन उस पे लगा रहे हैं, कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। सपोज करो हमारे प्रोडक्ट की लिस्ट थी, हमारे पास स्टोर के अंदर प्रोडक्ट है, उनके रेट हैं। सपोज करो आपने सारे रेट्स को सम कर लिया, तो सारे प्रोडक्ट्स का एक सम हमारे पास आ गया, तो देन इट बिकम्स अ डेटा साइंस थिंग। ओके, तो डेटा प्लस साइंस बिकम्स अ डेटा साइंस, एंड इट इज नथिंग, यू हैव, आपके पास कुछ डेटा है जिसके ऊपर आप कुछ कैलकुलेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेटा साइंस। बट ये करते क्यों हैं, तो फायदा क्या है डेटा साइंस का? तो डेटा साइंसेस के रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, हम कुछ आउटपुट निकाल के लाना चाह रहे हैं, इसलिए हम ये डेटा के ऊपर साइंस करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते। सपोज कीजिए अभी स्टोर में हम गए थे, अभी वहां पे 10 प्रोडक्ट रखे हुए हैं, बट 5 बिकते हैं, 5 बिकते ही नहीं है। तो अगर अनलेस एंड अनटिल अगर आप कैलकुलेट नहीं करेंगे ये चीजें, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो कौन से 5 हैं जो नहीं बिक रहे हैं? तो आप कुछ कहीं तो नोट करते होंगे, कहीं तो स्टोर कीपर कोई नोट करता है कि सपोज करो कि 5 तरह की चॉकलेट्स हैं, राइट। तो 3 चॉकलेट्स हैं जो ज्यादा बिक रही हैं, 2 नहीं बिक रही हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम से क्या करेगा, 2 को कम खरीदेगा। बट ये सब करने के लिए बहुत ही लो लेवल पे, उसको हम डेटा साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे, बट स्टोर कीपर इज ऑल्सो अ डेटा साइंटिस्ट इन इटसेल्फ। अगर वो ये कैलकुलेट कर रहा है इस डेटा के बेस पे कि क्या प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, क्या बिक रहा है, तो वो भी एक बहुत ही लो लेवल पे, इट इज नॉट कि वो उसको कोडिंग करनी है या कुछ नहीं, जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन विद अ डेटा इज कॉल्ड अ डेटा साइंटिस्ट। So a storekeeper is also a kind of data scientist, but at a very low level. But at least he is calculating, right?
So this is about data science. Now suppose अभी स्टोर कीपर ने सपोज करो कुछ कैलकुलेट किया, बट कैसे किया, उसने कुछ तो चीजें यूज करी होंगी, तो अगर वो तो बेसिक था, ऐसा कुछ है नहीं, बट व्हेन इट कम्स टू बिग अमाउंट ऑफ डेटा, जब हम कंप्यूटराइजेशन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को खुद से नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं बट उसके लिए फिर आपको टाइम लगेगा। तो क्या हुआ, तो टूल्स निकल के आए। टूल्स का मतलब है अ थिंग, एक इनेबलर है, वो आपकी हेल्प करेगा उस चीज को कैलकुलेट करने में या उसको आसानी से समझने में। तो बहुत सारे टूल्स होते हैं, कुछ के एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। पाइथन एक लैंग्वेज है, इट इज अ डेटा साइंस टूल। सिमिलरली आर करके एक लैंग्वेज आता है, आर स्टूडियो, दैट इज आल्सो अ टूल। पावर बीआई, टैबल्यू, ये विजुअलाइजेशन टूल्स भी हैं, ये डेटा साइंस के टूल्स हैं। दे कैलकुलेट एज वेल एज दे पुट दे क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन, आपको दिखाते हैं। तो पावर बीआई एंड टैबल्यू। और सबसे बेसिक मैं बोलूं जिसको हम काफी सालों से यूज करते आ रहे हैं, वो है माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल। तो आज जो भी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी अभी देखेंगे तो वो एक्सेल पर ही होंगे, राइट। सो ये टूल्स हैं, बट ये लिस्ट कोई छोटी नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स इन द मार्केट, बहुत सारे टूल्स हैं जिसके सभी के नाम लिखना तो पॉसिबल नहीं, जस्ट आपको बताने के लिए मैंने कुछ 5-6 नाम्स दिए हैं। सो नाउ अभी हम विल स्विच टू आवर प्रैक्टिकल सेशन अभी, अदरवाइज तो ये फिर प्रेजेंटेशन में डेटा साइंस नहीं होती है, डेटा साइंस के लिए कुछ करना पड़ता है। तो अभी हम करेंगे इसी टूल पे। सो विल गो टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ इट। Just a quick confirmation, this my screen is visible to all of you. Yes, sir, you are audible and your screen is also visible. Okay. सो डेटा साइंस के अंदर अभी जैसा हमने देखा कि हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं डेटा के ऊपर, तो हमें यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशंस को देखेंगे। एक्सेल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेल इज एक टेबल्स के साथ अगर आप कुछ भी करते हैं टेबुलर फॉर्म में, अगर आप कुछ भी डेटा लिखते हैं उसके साथ कुछ कैलकुलेशन करते हैं, उसके लिए टूल डेवलप हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट टूल है ये एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम बोलते हैं। तो डेटा साइंस के लिए सबसे बेसिक टूल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ही शुरुआत हुई थी। बाद में वो सब कोडिंग, जब लाइन टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई तब हमने वो लैंग्वेजेस वगैरह देखे। तो कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल के अंदर हम फार्मूलाज को यूज करते हैं। ओके, तो अभी हम कुछ फार्मूलाज को देखेंगे जो बहुत ही जेनरिक फार्मूलाज हैं, आप डे टू डे लाइफ में भी अपने यूज कर सकते हैं। इस सेशन के बाद विल ट्राई, हम आपको ये अगर प्रेजेंटेशन और ये स्प्रेडशीट, जो ये सैंपल स्प्रेडशीट है मेरे सामने, इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो वन इज सॉर्टिंग। अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन में सॉर्टिंग होती क्या है, तो एक छोटा सा विजुअलाइजेशन मैं दिखाता हूँ आपको। So this is our data. Okay, data means anything, any piece of information. But what is sorting? Sorting means उसको एक सलीके से लगाना। जो भी आपके पास डेटा है उसको एक ऑर्डर में लगा, उसको हम बोलते हैं सॉर्ट कर देना। तो सॉर्टिंग इज दैट वे। नाउ विल कम टू द एक्सेल। सो यहाँ पे हमारे पास एक एक लिस्ट है नाम्स की। ये नाम्स हैं, बट अभी यहाँ पे एस, सपोज कीजिए स्नेह लिखा हुआ है, स्वेच्छा लिखा हुआ है, वो ऊपर आ रहे हैं, राइट। ये एबीसीडी के रूप में नहीं है। अगर आप ए से जेड तक की बात करें तो उसको हम बोलेंगे सॉर्टिंग। तो अभी अगर हम चाहते हैं कि ये सारे सॉर्ट हो जाएं, तो उसके लिए फंक्शन हम यूज करेंगे सॉर्ट। सॉर्ट के बाद ही पूरे फंक्शन के अंदर हम इसको रेंज जो हमें जिसको सॉर्ट करना है हम उसको सेलेक्ट करेंगे, विल क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। नाउ अगर आप देखेंगे तो अमन, अंकित, नाउ ए बी सी डी से लेकर जेड तक के उसमें सारे वर्ड्स आ गए। तो अमन, अंकित, बाला, देवराज, नरेंद्र, राखी, ऋषभ, रोहित, राइट। ये तो हो गया ए टू जेड का सॉर्टिंग। सपोज कीजिए अगर आपको अब उल्टा इसको सॉर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, द फंक्शन विल बी सेम। तो विल गो विद द सॉर्ट, वी सेलेक्ट द रेंज, द सेम रेंज वी विल सेलेक्ट, वी पुट अ comma, then we give a number 1, and then again then we give -1, bracket close and press enter. So now sorting जो हो गई है वो रिवर्स ऑर्डर में हो गई है। इससे बहुत जल्दी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉर्ट हमने
फंक्शन लगाया, पहले सॉर्ट लिखा, उसके बाद हमने रेंज दी। ये पहला आर्गुमेंट है। दूसरा आर्गुमेंट जो हम इसमें पास करेंगे, ये नंबर 1 क्या है, ये स्टार्ट कहाँ से करना है। तो जो हमने लिस्ट सेलेक्ट करी उसके पहले जो स्वेच्छा वर्ड है उसी से शुरू करना है, उसके लिए हमने 1 दिया। उसके बाद हमने -1 रिवर्स ऑर्डर के लिए होता है, और +1 बाय डिफॉल्ट जो चलता है। अगर सिर्फ आप सॉर्ट दे देंगे, ये कुछ नहीं देंगे, तो इट विल बी A to Z ओनली। ओके, सो दिस इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स आपने उसको एक ऑर्डर में लगाया। इफ देयर आर नंबर्स दे विल बी, सपोज कीजिए यहाँ पे हम नंबर्स लिख लेते हैं इस लिस्ट में। कि अगर हम इस लिस्ट को सॉर्ट करना चाहें तो सॉर्ट लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, एस एंटर, सारे नंबर सॉर्टेड फॉर्म में आपके पास आए। सो दिस इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ सॉर्टिंग विच इज वेरी मच यूज्ड इन डेटा साइंस फील्ड टू सॉर्ट द वैल्यूज, बिकॉज आफ्टर ऑल डेटा साइंस के अंदर जब कंप्यूटर काम कर रहा है तब वो 0 और 1 की भाषा में, यानी कि वो नंबर्स में ही डील करता है। तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स का ही ये गेम है। सॉर्टिंग इज वेरी हेल्पफुल इन, इट इज काइंड ऑफ बैकबोन भी आप बोल सकते हैं। कुछ बेसिक फंक्शंस ये ऐसे हैं जो हमेशा डाटा साइंस के फील्ड में यूज होंगे। वो अलग बात है कि आप उनको एक्सप्लिसिटली नहीं करते हैं तो क्या होता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन एम्बेड हो जाता है, तो आपको नहीं पता चलता है। बट सॉर्टिंग इज वन ऑफ द फंक्शंस व्हिच इज वेरी एक्सटेंसिवली यूज्ड इन दिस फील्ड, ओके, डाटा साइंस में। नाउ हमारा दूसरा फंक्शन जो है वो है यूनिक। तो अभी आपके सामने टेबल है, मैं फंक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूनिक का मतलब क्या है, आपके पास एक लिस्ट है। अब आप अगर ये नेम्स की लिस्ट देखेंगे, यहाँ पे नेम के अगेंस्ट उनकी क्वांटिटी जो सेल हुई है वो लिखी हुई है। अब हमें इस लिस्ट में से सेम, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर सर मैं सेम फंक्शन यूज कर रहा हूँ अपने एक्सेल में, तो सेइंग दैट फंक्शन इज नॉट वैलिड। एक्सेल में आप यूज कर रहे हैं सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट राइट फंक्शन, राइट। हाँ, आपको अब मैं आपको बता दूं, सॉर्ट फंक्शन जो है माइक्रोसॉफ्ट का भी लेटेस्ट जो एडिशन जो चल रहा है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट O365 जिसको हम बोलते हैं। सॉर्ट और यूनिक फंक्शन ये उसी में यूज हो सकते हैं। इससे पहले के जो वर्जन्स थे एक्सेल्स के, उसमें ये नहीं यूज होंगे, तो आपको वहां पे नहीं मिलेंगे। वहां पे आपको मैनुअली जाके देयर आर मेन्यू बार में सॉर्टिंग दी मदद से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, तो अभी यूनिक पे आते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास कई प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं और कई प्रोडक्ट्स रिपीट लिखे हुए हैं। हमें ये निकालना है कि इसमें से यूनिक कौन कौन से और सारे प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ एक बार हमारे सामने लिखा आ जाए। तो विल पुट यूनिक, अगेन हमें रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। तो अभी इस पूरे इतनी बड़ी लिस्ट में जिसके अंदर 14 एंट्रीज हैं, उसके अंदर लेकिन 3 ही प्रोडक्ट मेंशन है। वन इज चॉकलेट, वन इज कैंडी एंड थर्ड वन इज स्नैक्स। तो यूनिक फील्ड यूज होता है कि आपको किसी लिस्ट में रिपीटेड एंट्रीज को अगर खत्म करना है और ये जानना है कि वहां पे क्या हमारे पास यूनिक एंट्रीज हैं, एक ही बार आपको दिखाना है, तो उसके लिए हम यूनिक फील्ड यूज करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो नाउ इफ फंक्शन का हम देखेंगे। इफ इज अ वेरी यूजफुल फंक्शन। एक्चुअली इफ को हम बोलते हैं कंडीशनल। जब भी हम फंक्शन कोई कंडीशन यूज करना चाहते हैं या कोई उस कंडीशन का एक रिजल्ट आएगा ट्रू और फॉल्स, और उसके बेसिस पे हमें कुछ और आउटकम हमें दिखाना है, तो उसके लिए इफ का यूज होता है। यदि ऐसा होगा तो ये होगा, तो उस तरह का। सपोज करो मैंने एक नीचे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। अभी क्या है यहाँ पे, यहाँ पे टाइम्स दिए हुए हैं। आप ये नेम ABC, ये 3 प्रोडक्ट हैं, ओके। इनके ये ऑर्डर डेट है, हम सारे आजकल यूज करते हैं, राइट, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे एंड ऑल दोस थिंग। तो हम एक जिस दिन ऑर्डर देते हैं उसको ऑर्डर डेट, जिस दिन डिलीवरी हुआ उस दिन डिलीवर डेट, ओके। तो ये दोनों डेट्स लिखी हुई हैं तीनों प्रोडक्ट्स की, राइट। तो कोई 10 दिन में आया है पहले प्रोडक्ट, दूसरा 5 दिन में, तीसरा 8 दिन में। अब ये है कि अगर हमें ये बताना है कौन सा लेट है, कौन सा लेट डिलीवरी है, कौन सा ऑन टाइम डिलीवरी है। तो अगर प्रोडक्ट 5 दिन या उससे कम में डिलीवर हो गया तो उसको लेट ऑन टाइम बोला जाएगा, अदरवाइज 5 दिन से ऊपर उसको लेट बोला जाएगा। तो इस कंडीशन को अगर हम लगाएं, तो हमने पहले तो दोनों डेट का डिफरेंस निकाल लिया, कितने दिन का डिफरेंस है, 10 दिन का।
उसके बाद हम लगाते हैं इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, ये जो दिन का डिफरेंस निकाला ये अगर ग्रेटर देन 5 है तो यहां पे लिखा आ जाना चाहिए लेट, अदरवाइज यहां पे आएगा ऑन टाइम लिखा हुआ। प्रेस एंटर। अगर आप इस फॉर्मूला को यहाँ पे कॉपी करेंगे तो जो 5 दिन में है वो ऑन टाइम दिखा दिया उसने, और जो 5 दिन से ज़्यादा पे है वो उसने लेट दिखाया। सपोज कीजिए ये 27 फरवरी है, मैं यहाँ पे 22 फरवरी को ही आपका प्रोडक्ट सपोज कीजिए डिलीवर हो गया, तो एक दिन का डिफरेंस आया, फॉर्मूला अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर देगा, बिकॉज द फॉर्मूला इज पुट ऑन द डेट डिफरेंस, कितने दिन में चीज डिलीवर हुई और उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह की कंडीशंस के लिए, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, ओके। तो इस तरह की कंडीशंस के लिए सपोज कीजिए अगर हमारे पास किसी के मार्क्स हैं किसी स्टूडेंट्स के, एक और मैं आपको एग्जांपल इसमें बता ही देता हूँ। अगेन देयर आर, ये 4 स्टूडेंट्स के नाम मान के चलते हैं, इनके मार्क्स मैं लिख देता हूँ। इसके 35% आए, 67% आए, 85 आए, ये भी 20% किसी के नंबर आए, कोई बहुत ज्यादा ही बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम अब पास और फेल टाइप करवाएंगे इफ की मदद से। तो अगर ये नंबर की परसेंटेज मान के चलते हैं कि जो ग्रेटर देन 50 है उसको हम पास बोलेंगे, तो अगर B8 इज ग्रेटर देन 50, ओके, यानी कि ये वाले फील्ड की वैल्यू अगर 50 से ज्यादा है तो टाइप होना चाहिए पास, और कॉमा देके अगर ये कंडीशन नहीं फुलफिल होती है तब क्या दिखाना है उसके लिए कॉमा देके सेकंड वैल्यू को हम लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे फेल, ब्रैकेट क्लोज एंड देन वी प्रेस एंटर। सो नाउ इट इज फेल बिकॉज 35 इज लेस देन 50। आप इस फॉर्मूला को बाकी सेल्स में भी कॉपी करेंगे तो 67 एंड 85 को इसने पास दिखा दिया। तो दिस इज हाउ, इस तरह से हम इफ कंडीशन का यूज करते हैं, इफ एल्स, राइट। If anybody is having any query, they can ask about this formula right now. We can take up the questions later also, ऐसा कुछ नहीं है, बाद में भी आप पूछ सकते हैं। So this is all about if formula. It is a condition test that is also used in the field of, all these functions are of data science functions field, right? तो इस condition का भी हम use करते हैं। Now let us move to another formula which is sum if। यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, उनके सिटी दिए हुए हैं और वहां पे कितना क्वांटिटी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल हुआ है, सिंपल, कितने ऑर्डर हुए हैं, ओके। अब हमें ये देखना है कि किस सिटी के अंदर कितना ऑर्डर गया है। तो सिंपल, सबसे पहले हम यूनिक का फंक्शन लगा के सिटी का नाम निकाल लेते हैं। हमारी लिस्ट में 4 ही सिटी है मेनली, ठीक। इन चारों सिटीज में कुछ कुछ क्वांटिटी डिलीवर हुई है, किसी में 194 स्नैक्स बिके हैं, एक 142 है फरीदाबाद में, नोएडा में। अब इसको भी हमें सम करना है, राइट। तो अभी हमारे पास क्या है, लेकिन गुड़गांव ऊपर हमने 194 सेल किया है, नीचे एक और एंट्री है विच इज 148। अब इन दोनों को सम करना है, मैनुअली भी आप कर सकते हैं, बट इट इज बेटर टू यूज फॉर्मूलाज टू मेक योर लाइफ सिंपल। सिंपल सी बात है, फॉर्मूलाज से आप बहुत बड़ी अगर टेबल होगी तो खुद से मैनुअली नहीं कर पाएंगे, इसलिए फॉर्मूलाज का हम यूज करते हैं, इसलिए फंक्शंस का हम यूज करते हैं, राइट। तो अभी हमने पहले यूनिक सिटीज निकाल लिए। नाउ देयर इज अ फंक्शन विद सम इफ, क्योंकि हमें सम करना है ऑर्डर्स का, राइट। और उसके साथ भी कंडीशन लगा के, कंडीशन क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर सिटी का हमें निकालना है, इसलिए कंडीशन देनी है। तो सबसे पहले सम इफ लिखा, फिर आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, जिसके जिसको क्लब करके आपको क्वांटिटी निकालनी है, वो रेंज, कॉमा आप देंगे। फिर क्राइटेरिया क्या है कि उसका नाम यहां से मिलना चाहिए, यानी कि गुड़गांव E3 से। उसके बाद सम क्या करना है, उसकी रेंज, तो वो है हमारे पास ऑर्डर्स। तो C2 से C9 के रेंज में सम करना है, B2 से B9 में सर्च करना है, और सर्च किसको करना है, जो E3 में लिखा हुआ है। दिस इज द फॉर्मूला। नाउ यू क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। सो 342, इसी फॉर्मूले को आप पेस्ट करेंगे तो सबके सम निकल के आ जाएंगे। अभी हम देख लेते हैं, ये 194 है गुड़गांव और 148।
अगर सिंपली 194 प्लस 148 को आप तो 342 आता है। तो इसका मतलब हमने जो फॉर्मूला लगाया है दैट इज रनिंग परफेक्टली, वो सब करेक्टली काम कर रहा है, राइट। दोबारा एक और क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। नोएडा का एक 205 है, सो विल पुट 205 और दूसरी क्वांटिटी है 262, सो इट इज 467। यहाँ पर भी क्या आ रहा है 467, तो इसका मतलब हमने फॉर्मूला ठीक लगाया। तो सम इफ होता है कि आपको कुछ चीजों को कुछ सम करना है किसी क्वांटिटीज का, बट विद अ कंडीशन। कंडीशन क्या है कि सिटी का नाम गुड़गांव होना चाहिए, राइट। अगर आप, अब मैं सिटी को बदल देते हैं, सपोज अब हम प्रोडक्ट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि स्नैक्स, अभी स्नैक्स 2 बार आ रखा है, चॉकलेट भी 2 बार है, स्नैक्स 4 बार है बल्कि। अभी हम पहले यूनिक स्नैक्स निकाल लेते हैं। आप प्रोडक्ट वाले कॉलम में जाएंगे, यूनिक ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद रेंज देंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अभी हमारे पास तीन तीन तरह के प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी लिखी हुई है। अब हम सम इफ फॉर्मूला लगाएंगे। सम इफ सर्च किस में करना है, अब हमें ए कॉलम में सर्च करना है, तो A2 से A9 हमने रेंज दी है, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है कि वो जो ई में लिखा हुआ है ई कॉलम में स्नैक्स को सर्च करें, और फिर सम क्या करना है उनके ऑर्डर को, ब्रैकेट क्लोज एंड देन बी। तो अभी स्नैक्स कितने ऑर्डर हुए 688। कैंडी, कैंडी को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। कैंडी एक है 262 और दूसरा है 168। 262 प्लस 168 कितना आया 430। इसका मतलब यहाँ पे सम इफ जो हमने किया है दैट इज करेक्ट, दैट इज परफेक्टली वर्किंग। सो इसके लिए होता है सम इफ, राइट। अभी लेट अस गो टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। जैसे हमने सम किया वैसे ही हम काउंट भी कर सकते हैं चीजों को, राइट। अभी हमने कितनी बार, सपोज कीजिए यहाँ पे सेम टेबल सेम ही है, ये यूनिक हमने लगाया, पहले हमने सिटीज निकाल ली, राइट। तो हमारे पास 4 सिटीज हैं, उनमें ऑर्डर के हमें इस टेबल के अंदर वो कितनी बार आए हैं अगर हमें उसको काउंट करना है सर, तो काउंट इफ लगाएंगे, रेंज देंगे। तो इस टेबल के अंदर गुड़गांव 2 बार आया है। एक तो मैं अभी हाईलाइट करके आपको दिखा भी देता हूँ। तो गुड़गांव एक तो ये है, फरीदाबाद, नोएडा, दिल्ली, एक गुड़गांव ये है, ठीक है। गुड़गांव 2 बार आया, उसने 2 बार बता दिया। सपोज करो मैं किसी वर्ड को रिप्लेस कर देता हूँ, अभी अभी सभी दो दो बार है, ये आप नोटिस कीजिएगा। यहाँ पे हम गुड़गांव लिख देते हैं, देखिए गुड़गांव 3 हो गया है, नोएडा 1 हो गया है, ठीक है। अगर हम दिल्ली को डिलीट ही कर देते हैं, इसको भी गुड़गांव बना देते हैं, और यहाँ से भी, तो दिल्ली उस लिस्ट से ही हट जाएगा क्योंकि वो वर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करता है, और वहां पे सिर्फ गुड़गांव के अंदर जो है वो नंबर बढ़ जाएगा। तो इस लिस्ट में, किसी पर्टिकुलर लिस्ट में कोई वर्ड, प्रोडक्ट या कुछ भी, कोई डेटा कितनी बार आया है किसी लिस्ट में, उसको काउंट निकालने के लिए हम काउंट इफ का यूज करते हैं। तो काउंट इफ बेसिकली काउंटिंग करनी है बट एक कंडीशन के साथ, तो उसके लिए काउंट इफ हम चलाएंगे। सम इफ किस लिए होता है, सम हमें करना है बट किसी कंडीशन के साथ, तो उसके लिए सम चलता है, ठीक है। अभी एक बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है हमारे पास वी लुकअप का। वी लुकअप बहुत एक्सटेंसिवली यूज्ड होता है, तो उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे इसमें। तो अभी हमारे यहाँ पे अभी तक सॉर्ट, यूनिक, इफ, सम इफ, काउंट इफ हमने कवर किया। नाउ कम्स टू द वी लुकअप। वी लुकअप एक्चुअली, सो हमारे पास 2 टेबल्स हैं। वी लुकअप के लिए 2 ही टेबल चाहिए हमेशा। वी लुकअप इज काइंड ऑफ, अगर आपको 2 टेबल से, किसी एक टेबल में किसी दूसरी टेबल से डाटा लेके आना है बेसिस ऑन सम कंडीशन, उसके लिए वी लुकअप यूज होता है, वेरी सिंपली अगर मैं इसको बोलूँ तो। अभी हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे नाम है और उनके मार्क्स दिए हुए हैं हमने सारे स्टूडेंट्स के, ये सब स्टूडेंट्स के नाम है, राइट। और दूसरी एक हमारे पास टेबल है जिसके अंदर हमने स्टूडेंट्स की सिटी को लिखा है। अभी हमें उस मार्क्स वाली टेबल में सिटी का नाम लेके आना है, तो या तो आप मैनुअली देखिए कि पहला है स्वेच्छा, स्वेच्छा की जगह अब आप इस लिस्ट में सर्च कीजिए स्वेच्छा, और वहां पे उसका अगेंस्ट सिटी है गुड़गांव, ऐसे मैनुअली आप कर सकते हैं।
अगर आप ऐसे करते रहे तो शाम हो जाएगी, 2 दिन हो जाएंगे, काम नहीं होगा। तो इसीलिए उसको सिंपल करने के लिए फॉर्मूलाज हैं। तो उसके लिए किसी एक टेबल में दूसरी टेबल से डेटा लेके आने के लिए वीलुकअप का यूज होता है, बेसिस कुछ कंडीशन लगाने के बाद। तो अभी देखते हैं, इसका सिंटेक्स में लिख देता हूं पहले। सबसे पहले वीलुकअप आप लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। आपको ढूंढना किसको है, पहले तो दोनों टेबल्स के बीच में जो कॉमन वैल्यू है, या जो प्राइमरी की जिसको हम बोलते हैं, वो सबसे पहला आर्गुमेंट पास होगा वीलुकअप में। आपको अगर बच्चों के नाम के अगेंस्ट सिटी चाहिए, तो दूसरे कॉलम में भी बच्चों के नाम के अगेंस्ट सिटी लिखा हुआ है, और यहाँ पे बच्चों के नाम के अगेंस्ट मार्क लिखा हुआ है, तो दोनों में कॉमन क्या है, नेम। तो वी लुकअप तो पहला जो आर्गुमेंट पास होगा वो होगा नेम का कॉलम, यानी कि B2। ठीक है, कॉमा देंगे। उसके बाद कहाँ से आपको सर्च करना है, तो दूसरी टेबल है, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, H और I। ठीक है, ये दूसरी टेबल अभी मैंने इसी शीट में रखी है, ये दूसरी टेबल किसी दूसरी फाइल में भी हो सकती है, ये फॉर्मूला तब भी काम करेगा। उसके बाद हमने रेंज दे दी दूसरी टेबल की, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमें अब यहाँ पे जो सर्च, जो आपने जो चीज सर्च करनी है वो दूसरी टेबल में पहला कॉलम होना चाहिए। उसके बाद जो आपको वैल्यू लेके आनी है वो उसके अगेंस्ट कौन सा नंबर बढ़ता है, तो जो सिटी है वो नेम का, नेम इज फर्स्ट कॉलम, सिटी इज सेकंड कॉलम। आपको सिटी चाहिए तो यानी कि सेकंड कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो अब कॉमा लगा के तो तीसरा आर्गुमेंट पास होगा, वो होगा 2। उसके बाद जीरो, ये जीरो क्या है, यहाँ पे लास्ट फोर्थ आर्गुमेंट 0 और 1 होता है, आप हमेशा 0 यूज कीजिए, इसका बारे में बाद में बताऊंगा। ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो स्वेच्छा के अगेंस्ट दूसरी टेबल में जो सिटी लिखी हुई है वो है गुड़गांव, तो स्वेच्छा के अगेंस्ट यहाँ पे गुड़गांव आ गया। अगर आप इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर देंगे तो सबके, सपोज कीजिए अमन, अमन के अगेंस्ट आप यहाँ पे सर्च कीजिए, सबसे ऊपर अमन दिल्ली लिखा हुआ है, दिल्ली इधर आ गया, राइट। सो दिस इज हाउ वी लुकअप वर्क्स। एक बार दोबारा भी मैं इसको समझा देता हूँ अभी, लेकिन हम कोशिश को हम काट लेते हैं, और ये तो सेम शीट में था, अब ये फाइल डिफरेंट है। हम जिस फाइल पे काम कर रहे हैं, हम मोस्ट यूजफुल एक्सेल फंक्शंस करके फाइल है, और ये मैंने एक नई फाइल बनाई जिसके अंदर ये टेबल है। अब दूसरी फाइल में सिटी के नाम है नेम के अगेंस्ट, इस फाइल में हमें मार्क्स के साथ सिटी कॉलम चाहिए। टू का साइन, वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट। तो सर्च किससे करना है, दोनों के बीच में कॉमन क्या है, नेम, तो सबसे पहले नेम वाला कॉलम आएगा, कॉमा, सर्च जहां से करना है आप उस फाइल पे जाएंगे और वो रेंज सेलेक्ट कर देंगे। कंडीशन यही है कि जब जो चीज सर्च, जो प्राइमरी की है, जो कॉमन वाला फील्ड है, रेंज वहीं से चालू होगी। सपोज करो इसमें एक सीरियल नंबर करके फील्ड रहता, राइट। अभी हमें वी लुकअप लगाया, ये सर्च किया, हम फर्स्ट कॉलम से नहीं शुरू करेंगे, फॉर्मूला काम नहीं करेगा, फॉर्मूला पहले कॉलम में कॉमन वाली चीज होनी चाहिए। तो हमेशा ए से सी से नहीं सेलेक्ट होगा, बी से सी सेलेक्ट होगा, राइट। ये खुद ही लिख देता है एक्सेल, बुक 1 की शीट 1 में बी से सी रेंज इसने लिख दी है, अगेन कॉमा। अब नेम के बाद जो वैल्यू हमें चाहिए उस वाली टेबल से वो कौन से नंबर के कॉलम पर है, तो नेम को पहला कॉलम देंगे, सिटी दूसरे कॉलम पर है। ठीक है, एक और इसमें चेंज करते हैं, सपोज कीजिए सिटी तीसरे पे होता, राइट। यहाँ पे वी लुकअप लगाते हैं, नेम को हमें सर्च करना है, कॉमा, रेंज है हमारी, नेम से शुरू करेंगे और सी तक गए, ये पूरा सिटी हमें चाहिए तो वहां तक सी तक आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, कॉमा। अभी लेकिन अगर आप देखेंगे तो नेम से सिटी का अगर काउंट करेंगे तो नेम पहला हो गया, दूसरा सीरियल नंबर हो गया, सिटी तीसरा कॉलम बन गया। तो अभी आपको यहाँ पे 3 लिखना है, रेंज के बाद थर्ड, देन यू पुट लास्ट में 0, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। दिस इज हाउ द वी लुकअप फंक्शन वर्क्स। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी है, आराम से समझिए। कोई भी आप फॉर्मूला लिखते हैं उसके अंदर आर्गुमेंट्स पास होते हैं, राइट।
इवन आपकी हेल्प के लिए वो आर्गुमेंट्स एक्सेल में ही आपको नीचे भी दिखेंगे। लुकअप वैल्यू मतलब जिसको अब मदद से आपको सर्च करना है, उसको सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, जहां से आपको डेटा लेके आना है वो रेंज सेलेक्ट करी, कॉमा लगाया, जो डेटा है वो आपकी कॉमन वाले फील्ड से तीसरे नंबर पर है तो 3 लिखा, कॉमा, लास्ट में हमेशा 0 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। दिस इज हाउ VLOOKUP वर्क्स। अब मैं 0 का आपको बता देता हूं। एक फॉर्मूला टेक्स्ट का फंक्शन होता है। अपने कभी भी अगर जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें आउटकम आता है, लेकिन फॉर्मूला कहाँ है वो आपको या तो ऊपर दिखेगा या फिर आप फॉर्मूला टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला टेक्स्ट और उस आपको फॉर्मूला लिखा हुआ आ जाएगा जो आपने लगाया है। ठीक। 0 क्यों लगता है? जीरो का मतलब है एग्जैक्ट सर्च। जो ये वर्ड लिखा है स्वेच्छा, दूसरे कॉलम में भी स्वेच्छा ही होना चाहिए। अगर सपोज करो आपने इस स्वेच्छा को यहां से ए भी हटा दिया इसका, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी, राइट। तो वो एग्जैक्टली सर्च करेगा जितना बड़ा करेक्टर यहाँ पे है, जितना बड़ा नंबर ऑफ करेक्टर्स नाम में यहाँ पर है, सेकंड कॉलम में या जहां से आपको डिटेल्स लेनी है वहां पर भी उतना ही होना चाहिए, अदरवाइज वो सर्च नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पूरा एग्जैक्ट वर्ड जब लिखेंगे तभी वो आके उसकी वैल्यू आएगी। अब 0 अगर हम यूज कर रहे हैं तो हो सकता है हम 1 भी यूज कर सकते हैं। तो 1 कब यूज करेंगे? 1 होता है अप्रोक्सीमेट मैच के लिए। ये आपको दिख रहा है, 1 का मतलब है अप्रोक्सीमेट, 0 का मतलब है एग्जैक्ट मैच। अगर हम 1 यूज करते हैं और अब आप यहाँ पे जाके स्वेच्छा में से लास्ट के 3 करेक्टर्स भी अगर हटा देंगे तब भी उसकी वैल्यू वहां पर आएगी। क्यों? क्योंकि वो शुरू से मिलाता है। अगर शुरू के कुछ वर्ड भी मिल गए तो उसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट सर्च। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही कहती है कि जब भी आप VLOOKUP यूज करते हैं आपको ऑलवेज एग्जैक्ट सर्च यूज करना है, हमेशा 0 ही यूज करना है। अदरवाइज आपका डाटा बड़ा फ्लक्चुएट हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, टेबल बहुत बड़ी आपको समझ में भी नहीं आएगा गलती कहाँ पर हुई है। हमेशा आपको लास्ट में 0 ही यूज करना है, नेवर गो फॉर 1। यहाँ पे नाम ठीक करेंगे तो यहाँ पर दोबारा से नाम आ जाएगा। तो दिस इज सिंपल VLOOKUP फॉर्मूला। आई होप आपको मैं समझा पाया जितना भी। Now let us move to the last formula of this section. This webinar in Excel is this is if error. अब आपने VLOOKUP में देखा, सपोज करो इसमें भी VLOOKUP ही हम यूज करेंगे। दो टेबल हैं, एक में नाम के अगेंस्ट सिटी है, ठीक है। VLOOKUP सर्च किया, रेंज सेलेक्ट करी, दूसरा कॉलम है, 0 लास्ट में देंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब नीरज के अगेंस्ट एन ने लिखा आया। एन का मतलब है कि फॉर्मूले का कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है। इसका मतलब इस फॉर्मूले में एरर है, या तो फॉर्मूले में एरर है या फिर वो वैल्यू उसने वहां पे नहीं ढूंढी। अगर आप इसमें देखेंगे तो नीरज नहीं नाम लिखा हुआ है, इसलिए इसने जो आउटपुट दिया है वो एन दिया है। बट हम चाहते हैं कि एन ना आए, क्योंकि जब एन आएंगे तो बहुत सारे एन आ जाएंगे, तो हम चाहते हैं एन की जगह कुछ और आए। तो उसके लिए लगता है इफ एरर। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ठीक, VLOOKUP का। अभी इसके आगे हम लगाते हैं इफ एरर। अगर एरर आई इस VLOOKUP फॉर्मूले में तो एन ना दिखाए बल्कि नॉट फाउंड दिखाए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अगर कोई वैल्यू सर्च नहीं होगी, अगर फॉर्मूला कभी भी, कोई भी फॉर्मूला, VLOOKUP ही नहीं, कोई भी फॉर्मूला अगर एरर देता है तो एरर जनरली #n-a लिख के आता है। बट आपको अगर वो एरर आता है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक वैल्यू शो करनी है, उसके लिए हम यूज करते हैं इफ एरर। जनरली डेटा साइंस में जब भी बगिंग या कोड आप लिखते हैं बड़े बड़े, तो उसमें जब भी एरर आता है तो आपको ये वहां पे बेस्ट प्रैक्टिस यही चलती है कि जब भी कोई एरर आए तो उसके अगेंस्ट एक एन का कोई मतलब नहीं समझेगा, राइट। तो आपको एक अंडरस्टैंडेबल मतलब समझाने के लिए आपको इफ एरर की कंडीशंस भी यूज करनी पड़ती हैं डेटा साइंस के अंदर। जब आप टूल्स में जाएंगे, पाइथन लेंगे, तो वहां पे इफ एरर की कंडीशंस आपको देनी पड़ेंगी जहां जहां पे भी आपने फॉर्मूलाज यूज किए हैं और आपको लगता है कि इस फॉर्मूला में एरर आता है।
तो उस एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए क्विकली हम पहले से कंडीशन दे देते हैं कि अगर ये फॉर्मूला एरर देगा तो ये आउटपुट आना चाहिए। तो उसके लिए है इफ एरर। अभी एक रिकैप हम छोटा सा मैं दोबारा से बता देता हूं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सॉर्ट पढ़ा हमने। सॉर्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सॉर्ट रेंज एंटर, सारी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने यूनिक पढ़ा। यूनिक का काम था आपकी लिस्ट में से आपको जो मेन एक जितने भी प्रोडक्ट्स अगर रिडंडेंट है तो आपको एक ही नाम चाहिए, उसके लिए यूनिक यूज होता है। उसके बाद हमने इफ पढ़ा। इफ हम यूज करते हैं कंडीशनल टेस्टिंग के लिए। कंडीशनल के बेस पे हमें कुछ आउटपुट चाहिए और क्या चाहिए तो उसके लिए हमने इफ यूज करते हैं। कंडीशन हमें कुछ चीजों का सम करना है बट विद सम कंडीशन, उसके लिए सम इफ यूज करेंगे। अगर सेम हम कुछ कंडीशंस के साथ कोई चीज काउंट करनी है तो उसको हम काउंट इफ यूज करेंगे। वीलुकअप होता है आपको किसी एक टेबल में दूसरी टेबल से डाटा लेके आना है बट विद सम कंडीशंस, तो उसके लिए वीलुकअप यूज होता है। और दोनों टेबल्स के अंदर एक मैचिंग कॉलम होना चाहिए। लास्ट में जो है दैट इज इफ एरर। सपोज करो अगर कोई फॉर्मूला एरर देता है तो हाउ टू हैंडल दैट एरर, उसके लिए हम इफ एरर फॉर्मूले से आगे लगा देते हैं। सो दीज आर द 7 functions which we discussed. These are very frequently used in data science. ये एक्सेल में है यही फॉर्मूलाज। आप पाइथन या जो कोडिंग आप लिखने बैठेंगे आपको तब भी फॉर्मूलाज यही यूज करने हैं, राइट। बस वहां पे कुछ बहुत माइनर से फॉर्मेट में चेंज हो सकते हैं, सिंटेक्स में चेंज हो सकते हैं। कोई आपका क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं अभी। अंकित, अगर किसी का कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप एक बार हाय सर। सर एक शीट पे आपने डेट का डिफरेंस कैलकुलेट किया था, राइट? तो इज देयर एनी फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डेट डिफरेंस आल्सो? डेट डिफरेंस फॉर्मूला माइक्रोसॉफ्ट ने इसको टेक्निकली बोलते हैं बट रिटायर कर दिया है। आपको अभी अगर आपको यूज करना है, यू जस्ट सपोज कीजिए यहाँ पे आज की डेट लिख दी है मैंने 15 जनवरी, और कोई आगे की डेट लिख देते हैं 23 जनवरी। पहले एक फॉर्मूला चलता था डेट डिफरेंस, अब नहीं चलता है। आपको सिंपली उनको सब्सट्रैक्ट करना है। यू डोंट हैव टू यूज एनी फॉर्मूला फॉर डेट डिफरेंस। ये सिंपल फंक्शनैलिटी दी है, आपको बस माइनस कर देना है दोनों में से, तो आपके पास डेट का डिफरेंस आ जाएगा नंबर ऑफ डेज। एंड वी लुक अपने अपने दो पैरामीटर यूज किए थे, 1 0 फॉर एग्जैक्ट मैच एंड 1 फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच. So is there any other parameter 2, 3, 4? No. That is actually true and false only. Okay. So one means true. Approximate. True means approximate match. लिख देता हूँ. One is true, which is for approximate match. 0 is for false. 0 means false, which means exact match. फॉर्मूलाज बहुत हैं जो आप सीख सकते हैं। ये हमारा लिमिटेड सेशन है ऑडियंस, तो इसलिए हम नहीं ज़्यादा कई जगह मैंने कुछ बीच में मैंने फॉर्मूलाज अगर आप देख रहे होंगे तो फॉर्मेटिंग के लिए एक मैंने फॉर्मूला यूज किया था, राइट। तो बहुत देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस, ओके। एंड आप इस छोटे से सेशन में जो हमने कोशिश करी है वो आपको यही कोशिश करी है कि हम डेटा साइंस के फील्ड के फंक्शंस आपको बता पाए। बट देयर आर एक्सेल इज ऑल अबाउट फंक्शंस and I'm using this from last 10 years. Okay, so there is one more question. ये फॉर्मूला क्या डेटा साइंस के हैं? फ्रॉम लर्न नेटवर्क. From लर्न नेटवर्क एक क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला के डेटा साइंस के हैं? हाँ, these formulas actually क्या होता है? फॉर्मूला मीन्स अ लॉजिक, राइट। आपके फॉर्मूला सॉर्टिंग, यूनिकनेस इन सम डेटा, सम करना, काउंट करना, ऑल दिस इज अ कैलकुलेशन व्हिच कैन बी implemented on a data. So if there is any calculation which can be implemented on data, that function in itself is a data science function. Simple. Syntax बदल सकता है, आर्गुमेंट्स पास जो आपके होते हैं वो बदल सकते हैं, वेरिएबल्स जब आप कोडिंग के उसमें जाएंगे
मे बी वेरिएबल्स आपको आउटपुट किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, राइट? वहां पे आप सिंपली सॉर्टिंग नहीं लगा पाएंगे, आपको पहले एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, तो वो सारे चेंजेस आते हैं. वी आर हेयर मोर फोकस्ड ऑन द लॉजिक ऑफ द फंक्शंस. सो दीज आर, you treat these functions as logics. Okay. Okay, sir. So thank you so much for sharing his knowledge. सो अभी एक और चीज था जो मैं लास्ट में मैंने जैसे आपको बोला था, ये तो वो Yeah. फॉर्मूलाज हो गए जो हम एक्सेल में यूज करते हैं. अभी हम वर्ड में भी एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ. ये हमारा एक, आप इसको टिप समझ सकते हैं. वर्ड में जनरली फॉर्मूलाज नहीं यूज होते हैं. अब अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई वैल्यू है, अब आप इसको चाहते हैं, आपने खुद तो पढ़ लिया, इसको हम बोलेंगे 45,678, 45,678. बट इसको आप लिखेंगे कैसे ऑटोमेटिकली विद फॉर्मूला, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ. ये वर्ड में यूज होता है. ओके. तो जो भी नंबर है आप उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल F9 दबाएंगे. ओके. आप फिर आगे एक इक्वल टू का साइन लगाएंगे. आप उस नंबर के बाद में आएंगे, स्पेस देंगे, बैक स्लैश स्टार, उसके बाद आप लिखेंगे कार्ड टेक्स्ट. उसके बाद आप दबाएंगे F9 अगेन. आपका सेम नंबर कन्वर्ट हो जाएगा वर्ड में, राइट? के साथ एक चीज और बता देता हूं मैं. अभी आपने जो नंबर आया है ये सारे स्मॉल कैप्स में लिखे हुए हैं, तो अगर आपको फर्स्ट लेटर कैप्स चाहिए वही बैक स्लैश स्टार कैप्स. तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैप्स हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द ट्रिक टिप इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हाउ टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू अ वर्ड फॉर्मेट. सपोज करो यहाँ पे ये दो नंबर्स लिखे हुए हैं वर्ड के अंदर, अगर या तो आप मैनुअली सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो मे बी 372, 456. तो आपको उधर नहीं जाना है एक्सेल में, या कैलकुलेटर नहीं खोलना है. आपको अगर आता है तो आपको अगेन आप कंट्रोल F9 इक्वल टू सम ब्रैकेट अबव, प्रेस F9 वन सेकेंड. तो ये आ गया आपका नंबर का सम. ओके. तो इसको हम इक्वल टू सम अबव, ये आपको नंबर रिटर्न कर रहा है, इसी नंबर को आपको टेक्स्ट में करना है, कार्ड टेक्स्ट, प्रेस F9. तो वर्ड के अंदर कैलकुलेशन ऐसे होती है. ये एक छोटा सा फॉर्मूला था जो मैं बताना चाह रहा था आपको. दिस इज जस्ट टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू अ वर्ड फॉर्मेट. इसको कार्ड टेक्स्ट बोलते हैं. स्टेप्स मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए. सबसे पहले आप सेलेक्ट द नंबर, प्रेस कंट्रोल F9, पुट इक्वल टू स्टार्टिंग, पुट कार्ड टेक्स्ट, प्रेस F9 अगेन. एक बार और मैं आपको करके बता देता हूँ. 678 नंबर सेलेक्ट किया, कंट्रोल F9 किया, इक्वल टू का साइन लगाया, नंबर के आखिर में आए, स्पेस दिया, बैक स्लैश स्टार कार्ड टेक्स्ट, साइन दोबारा दबा दिया. 678. So this was my time. आई होप आपको कुछ नॉलेज मिला होगा अबाउट डेटा साइंस. कोई आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, या फॉर्मूलाज में जो आपके कॉन्सेप्ट हैं अगर वो भी क्लियर हुए हों. वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. So I'll simply now hand over to Ankit back.
Okay, sir. Thank you so much. And guys, if you want to learn more, then don't forget to hit the subscribe button for more such session. Bye. See you in the next live session.